स्वागत है आपका 21 नवंबर 2023 की न्यूज़ में। पहली न्यूज़ें। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक 2023 के मसौदे पर सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक विधेयक 2023 का मसौदा यहाँ पर जो तैयार किया जा रहा है उस पर सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक, तो राष्ट्रीय फार्मेसी विधेयक जो है, राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग जो है उससे संबंधित ये विधेयक हैं। इस विधेयक का उद्देश्य फार्मेसी अधिनियम 1948 को निरस्त करना है। फार्मेसी अधिनियम 1948 को क्यों निरस्त करना है? इसके साथ एक राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग यानी कि नेशनल फार्मेसी कमीशन NPC की स्थापना करना भी इसके उद्देश्य है। एक कमीशन की स्थापना करना है और जो ओल्ड फार्मेसी एक्ट जो है 1948 का, उसको रद्द करके इसको नया बनाना है। नेशनल फार्मेसी कमीशन का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। विधेयक के मुख्य प्रावधानों पर एक नज़र डालें तो राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग, नेशनल फार्मेसी कमीशन, इसमें एक अध्यक्ष होगा जिसमें केंद्र सरकार की नियुक्ति के द्वारा अध्यक्ष कार्य करेगा। इसके अलावा आयोग में 13 पदेन सदस्य और 14 अंशकालिक सदस्य शामिल होंगे। एक अध्यक्ष, 13 पदेन सदस्य और 14 अंशकालिक सदस्य शामिल होंगे। NPC नेशनल फार्मेसी कमीशन के अध्यक्ष के लिए निम्नलिखित पात्रताएं निर्धारित की गई हैं। जैसे पात्र व्यक्ति फार्मेसी शिक्षाविद और पंजीकृत फार्मासिस्ट होना चाहिए। साथ ही उसे प्रमाणित प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए। किसी भी विश्वविद्यालय से फार्मेसी पेशे में स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए। साथ ही फार्मेसी क्षेत्र में कम से कम 15 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। इन 15 वर्षों में कम से कम 10 वर्ष का फार्मेसी शिक्षा में फार्मेसी लीडर के रूप में अनुभव होना चाहिए। बोर्ड की बात करें तो केंद्र सरकार निम्नलिखित 3 बोर्ड का गठन करेगी जो NPC यानी नेशनल फार्मेसी कमीशन के रूप में कार्य करेंगे, के तहत कार्य करेंगे। बोर्ड का गठन करेगी। 3 बोर्ड्स होंगे, एक तो फार्मेसी शिक्षा बोर्ड, एक फार्मेसी आकलन और रेटिंग बोर्ड, एक फार्मेसी नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड। तो ऐसे 3 बोर्ड करेंगे जो NPC इस जो नेशनल फार्मेसी कमीशन बनेगा, जिसमें कि एक अध्यक्ष, 13 सदस्य और 14 अंशकालिक सदस्य होंगे पदेन सदस्य के अलावा। तो ऐसे एक NPC के तहत कार्य करने वाले, एक तो फार्मेसी शिक्षा बोर्ड, इसके अलावा फार्मेसी आकलन और रेटिंग बोर्ड, इसके अलावा फार्मेसी नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड इसके तहत होंगे। फार्मेसी सलाहकार परिषद, इस परिषद का गठन केंद्र सरकार करेगी। इसका कार्य फार्मेसी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान तक समान पहुंच को बनाए रखने के उपायों पर आयोग को सलाह दे देना है। ठीक है। फार्मेसी सलाहकार परिषद जो होगी, इसका परिषद भी केंद्र सरकार करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसका कार्य क्या होगा, जैसा कि यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान तक समान पहुँच बढ़ाने के उपायों पर जो है आयोग को, इस NPC को सलाह देना इस फार्मेसी परिषद का, इस काउंसिल का काम होगा। इस विधेयक का, इस एक्ट का मतलब इस बिल का जो मतलब है वो समझें तो ये इसका महत्व ये है कि एक तो फार्मेसी एक्ट जो 1948 का है उसको निरस्त करके उसकी जगह नए एक्ट के रूप में प्रस्तुत हो रहा है विधेयक। यह गुणवत्तापूर्ण और किफ़ायती फार्मास्यूटिकल शिक्षा तक पहुंच में सुधार लाएगा। यह पर्याप्त संख्या में और उच्च गुणवत्ता वाले फार्मेसी पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा सभी नागरिकों के लिए फार्मेसी सेवाओं को सुलभ बनाकर उचित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देगा। ये फार्मेसी संस्थाओं का पारदर्शी आकलन सुनिश्चित करेगा। साथ ही ये भारत के लिए फार्मेसी रजिस्टर के रखरखाव को भी सुगम बनाएगा। तो ये थी पहली खबर। दूसरी खबर है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS के निर्माण के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं और भारत भी हाल ही में अपनी जानकारी के अनुसार नया जो है ISS जो है खुद के लिए बना रहे हैं। तो इसलिए ये जो है खबर थोड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। और ISS के निर्माण के लिए जारिया मॉड्यूल को 20 नवंबर 1998 को लॉन्च किया गया था। इसे कजाकिस्तान से रूसी प्रोटॉन रॉकेट से लॉन्च किया गया था। जारिया का अर्थ होता है सूर्योदय। ठीक है। कजाकिस्तान से ये रूसी रॉकेट लॉन्च किया गया है। कजाकिस्तान के लिए शायद ये जारिया के लिए लॉन्च किया गया है। जारिया मॉड्यूल ISS के निर्माण के लिए जारिया मॉड्यूल को 1998 को लॉन्च किया गया था। ठीक है। जारिया यानी सूर्योदय। ISS के निर्माण के लिए जारिया मॉड्यूल को 20 नवंबर 1998 को किया गया था। 1998 को
के वर्ष में नवंबर महीने में 20 तारीख को ये लॉन्च किया गया था। इसे कजाकिस्तान से रूसी प्रोटॉन रॉकेट से लॉन्च किया गया था। जार्या का अर्थ सूर्योदय है। ISS पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाला एक बड़ा अंतरिक्ष यान है। ये एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट के दल के लिए एक शोध स्टेशन व घर के रूप में कार्य करता है। अंतरिक्ष स्टेशन एक अनोखी विज्ञान प्रयोगशाला भी है। ISS यूरोपीय देशों यानी कि ESA द्वारा प्रतिनिधित्व, इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका का नासा, इसके अलावा जापान का जाक्सा, इसके अलावा कनाडा का CSA और रूस का रोसकॉस्मोस के बीच एक साझेदारी है। ESA, नासा, जाक्सा, CSA और रोसकॉस्मोस के बीच में एक साझेदारी का परिणाम है ISS। ये लगभग 250 मील की औसत ऊंचाई पर प्रत्येक 90 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। नवंबर 2000 से इस पर अंतरिक्ष यात्रियों का कोई न कोई दल लगातार रह रहा है। ठीक है। ISS का वजन लगभग 400 टन है। ये एक फुटबॉल पिच जितना बड़ा क्षेत्र कवर करता है। गौरतलब है कि पृथ्वी पर स्पेस स्टेशन को बनाना और फिर उसे एक बार अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करना असंभव था। इसलिए ISS के विविध भागों को अलग अलग करके अंतरिक्ष में ले जाया गया और वहाँ फिर से वहाँ पर जोड़ के फिर इनको कक्ष स्टेशन में रूप दिया गया। इसे असेंबल करने के लिए 40 से अधिक मिशनों की आवश्यकता पड़ी है। ISS का महत्व समझे तो यह अंतरिक्ष दल के सदस्यों को ऐसे शोध करने की सुविधा प्रदान करता है जहां कहीं और नहीं किए जा सकते हैं। यह तरल पदार्थों, दहन, जीवक रक्षक प्रणालियों, विकिरण युक्त परिवेश से जुड़े महत्व अनुसंधान में सक्षम बनाता है। यह अनुसंधान भविष्य में मानव युक्त अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आवश्यक है। कॉस्मोनॉट रूसी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित और प्रमाणित अंतरिक्ष यात्री होते हैं, जबकि एस्ट्रोनॉट जो हैं वो नासा, ESA, CSA और जाक्सा द्वारा प्रशिक्षित व प्रमाणित अंतरिक्ष यात्री होते हैं। तो रूस जिनको प्रशिक्षित करता है, प्रमाणित करता है और भेजता है वो कॉस्मोनॉट कहलाते हैं। ठीक है। जबकि एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वो नासा के द्वारा, ESA के द्वारा, CSA के द्वारा और जाक्सा के द्वारा भेजे जाने वाले होते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा। भारत के स्पेस स्टेशन से जुड़ी योजनाएं देखें तो इसरो के अनुसार भारत का प्रस्तावित स्पेस स्टेशन लगभग 20 टन वजनी होगा। इसकी स्थापना एक ऐसे केंद्र के रूप में की जाएगी जहां अंतरिक्ष यात्री 15 से 20 दिनों तक रह सकते हैं। इसे पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर कक्षा में स्थापित किया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि भारत को अब 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। 2035 तक। बात करते हैं अगली खबर की, तो वो है ऑक्सफैम ने क्लाइमेट इक्वेलिटी अ प्लैनेट फॉर द 99% शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। क्लाइमेट इक्वेलिटी अ प्लैनेट फॉर द 99%। ये इस टाइटल से एक रिपोर्ट जारी हुई। फिर से बता देता हूँ टाइटल क्या है इसका। क्लाइमेट इक्वेलिटी अ प्लैनेट फॉर द 99%। ये ऑक्सफैम ने जारी की। ऑक्सफैम क्या है, ठीक है, इसको समझेंगे अभी। अ प्लैनेट फॉर द 99% का आप इमेज भी देख सकते हैं। और क्लाइमेट इक्वेलिटी, इस रिपोर्ट में कहा गया है जलवायु संकट और अत्यधिक असमानता मानवता के समक्ष मौजूद दोहरी चुनौतियां हैं। ठीक। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नज़र डालें तो 2019 के आंकड़ों के अनुसार सुपर रिच अत्यधिक संपन्न 1% लोग 16% वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। ये सबसे गरीब 66% लोगों द्वारा उत्सर्जन के बराबर हैं। अत्यधिक संपन्न सुपर रिच पर्सन जो हैं 1% लोग जो हैं 16% वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। ये गरीब जो 66% है, सबसे गरीब 66% लोगों द्वारा उत्सर्जन किए गए कार्बन के बराबर हैं। 1% जो सुपर रिच लोग हैं वो इतना ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करते हैं। 1990 के दशक के बाद से सुपर रिच 1% लोगों ने सबसे गरीब लोगों के आधे की तुलना में कार्बन बजट का 2 गुना व्यय किया है। ऐसा अनुमान है कि 2030 में सुपर रिच 1% लोगों द्वारा किए जाने वाला कार्बन उत्सर्जन सुरक्षित सीमा से 22 गुना अधिक होगा। उत्सर्जन की यह सुरक्षित सीमा वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक से नीचे रखने के लिए निर्धारित की गई हैं। 2019 में सुपर रिच 1% लोगों द्वारा किए जाने वाले उत्सर्जन से उत्पन्न ऊष्मा के
कारण आने वाले दशकों में 1.3 मिलियन मौतें हो सकती हैं। जलवायु असमानता अलग अलग कारकों की वजह से कुछ समुदायों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भिन्न भिन्न होता है। इन कारकों में मौजूद सुभेद्यताएं, असमानता का परंपरागत पैटर्न, सामाजिक आर्थिक असमानताएं, प्रणालीगत पर्यावरणीय अन्याय आदि शामिल हैं। जलवायु समानता ये जलवायु संरक्षण के प्रयासों से उत्पन्न होने वाले लाभों का न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करती हैं। साथ ही ये जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न प्रभावों के असमान बोझ को भी कम करती हैं। नीतिगत सिफारिशें देखें तो समानता में व्यापक वृद्धि, अत्यधिक संपन्न लोगों और शेष कम संपन्न और कम गरीब लोग जो हैं, शेष लोगों के बीच अंतर को व्यापक रूप से कम करने के लिए सरकारों द्वारा कारगर नीतियां लागू की जानी चाहिए। समानता में व्यापक वृद्धि की जानी चाहिए। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन के उपयोग को त्वरित व न्याय संगत तरीके से समाप्त करना चाहिए, जीवाश्म ईंधन को, ठीक है। कंपनियों और अरबपतियों पर नई कर संरचना लागू की जानी चाहिए, ठीक है, ताकि उत्सर्जन में व्यापक कमी की जा सके। साथ ही हरित ईंधन की ओर बढ़ने के प्रयासों को वित्त पोषित किया जा सके। इस युग में नया उद्देश्य अंतहीन लाभ कमाने की इच्छा, दोहन, उपभोग की प्रवृत्ति की बजाय मानवता तथा पृथ्वी के कल्याण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अगली खबर की बात करें तो वह है उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग ढहने से 40 मजदूर फंस गए हैं। सुरंग ढहने का हादसा उत्तराखंड में निर्माणाधीन सिलक्यारा बारकोट सुरंग में भूस्खलन के कारण हुआ है। भूस्खलन की वजह से सुरंग का एक खंड ढह गया है। इससे प्रवेश मार्ग अवरुद्ध हो गया है। ध्वस्त हुआ खंड सिलक्यारा की ओर से सुरंग के मुहाने से 270 मीटर दूर हैं, ठीक है, 270 मीटर दूर जो हैं वो हैं। ध्यान दीजिएगा, सुरंग ढहने का हादसा उत्तराखंड के निर्माणाधीन सिलक्यारा बारकोट सुरंग है। सिलक्यारा बारकोट जो सुरंग है उसमें भूस्खलन की वजह से सुरंग का एक खंड ध्वस्त हो गया है। इससे प्रवेश मार्ग अवरुद्ध हो गया है। ध्वस्त हुआ खंड सिलक्यारा की ओर से सुरंग के मुहाने से 270 मीटर दूर हैं। 270 मीटर दूर सिलक्यारा की ओर से 270 मीटर पर, ये मुहाने से 270 मीटर पर ये भूस्खलन हुआ है। सिलक्यारा बारकोट सुरंग दक्षिणी छोर से अवस्थित यमुनोत्री को उत्तरी छोर पर स्थित धारासू से जोड़ेगी। ये 4 धाम बारहमासी सड़क परियोजना का हिस्सा हैं। सुरंग ऐसे क्षेत्र में बनाई जा रही हैं जहां चूना पत्थर और अन्य मुलायम चट्टानें हैं। इनमें ढहने की प्रवृत्ति होती हैं। तो ये है 4 धाम बारहमासी सड़क परियोजना, उसका हिस्सा है। हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन होने की वजह से अधिक संभावना क्यों है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी से सुरंग ढहने के 40 मजदूर फंस गए हैं। 40 मजदूरों को फंसने की खबर है। चूना पत्थर और मुलायम चट्टानें जो हैं ये हैं, इस वजह से ढह गई हैं। हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन होने की अधिक संभावना क्यों है? क्योंकि प्राकृतिक कारण भी है, मानव जनित कारण भी है। प्राकृतिक कारण ये विवर्तनिक गतिविधि के फलस्वरूप भूकंप भूस्खलन को सक्रिय कर देते हैं। दूसरा, भारी वर्षा मृदा को जल से संतृप्त कर देती हैं और शैलों की संरचनाओं को कमज़ोर। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन जनित तापन से परमाफ्रॉस्ट पिघल सकता है, ठीक है, परमाफ्रॉस्ट पिघल सकता है, इस वजह से ऐसा होता है। मानव जनित कारण बांधों, सड़कों और अन्य महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं के निर्माण से पहाड़ी ढलानों की प्राकृतिक स्थिरता में बदलाव आ जाता है। वनों की कटाई, सिंचाई, खनन गतिविधियां आदि भी भूस्खलन के लिए जिम्मेदार हैं। हिमालय और आल्प्स की तुलना अगर की जाए, आल्प्स पर्वत श्रृंखला जैसे कि आप जानते हैं, तो इनकी तुलना देखें तो आयु में अपेक्षाकृत नवीन है ये हिमालय। 40 से 50 मिलियन वर्ष पुराना ही है केवल, जबकि आल्प्स जो है 65 मिलियन वर्ष पुरानी है। निर्माण की बात करें तो भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराव के कारण इसका निर्माण हुआ है हिमालय का, भारतीय और यूरेशियन। जबकि आल्प्स का निर्माण अफ्रीकी और यूरेशियन प्लेटों के बीच टकराव से हुआ है। अफ्रीकी और यूरेशियन, ठीक है, अफ्रीकी और यूरेशियन प्लेट के टकराव के कारण हुआ है आल्प्स का निर्माण। विवर्तनिक गतिविधि हिमालय में देखें तो विवर्तनिक गतिविधि जारी हैं, भूकंप सक्रिय हैं। आल्प्स जो है विवर्तनिक रूप से सक्रिय लेकिन कम भूकंपीय गतिविधि वाला क्षेत्र हैं। हिमालय की बात करें तो भूवैज्ञानिक विशेषताओं में गहरी घाटियाँ, ऊंची चोटियाँ सहित उबड़ खाबड़ संरचना वाले नवीन भूभाग हैं, जबकि यू आकार की घाटियों से युक्त पुरानी व गोलाकार पर्वत श्रृंखलाएँ यहाँ पर आल्प्स में देखने को मिलती हैं।
ये थी खबर आज की। दूसरी खबर जो है वो है उपभोक्ता व्यवहार पर सोशल मीडिया का प्रभाव। ध्यान दीजिएगा, उपभोक्ता व्यवहार पर सोशल मीडिया का प्रभाव क्या है। हाल ही में मेटा GWI ब्यूटी रिपोर्ट 2023 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है। हाल ही में मेटा GWI ब्यूटी रिपोर्ट 2023, मेटा GWI ब्यूटी रिपोर्ट 2023। इस रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक व इंस्टाग्राम रील्स ने सौंदर्य उत्पादों की खरीद के मामले में 80% भारतीयों की पसंद को प्रभावित किया है। ठीक है, इंस्टाग्राम और फेसबुक रील्स ने जो है सौंदर्य उत्पादों की खरीद के मामले में 80% भारतीयों की पसंद को प्रभावित किया है। 80% भारतीय, कम नहीं है ये। सोशल मीडिया उपभोक्ता के व्यवहार कैसे प्रभावित कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। नए उत्पादों की जानकारी सर्वेक्षण में शामिल 47% उपभोक्ताओं ने बताया कि उन्हें सोशल मीडिया रील्स के जरिए नए उत्पादों का पता चलता है। इसके अलावा उपभोक्ता की प्राथमिकता में बदलाव। वैश्विक महामारी के बाद सौंदर्य उत्पादों की ऑनलाइन खरीदारी में 15% की वृद्धि हुई है। वर्तमान में सौंदर्य उत्पादों की कुल खरीद में 68% भागीदारी ऑनलाइन की जाती है। विकल्पों का आकलन देखें तो खरीदार ऑगमेंटेड रियलिटी और अन्य संबंधित प्रौद्योगिकियों के जरिए उत्पादों का आभासी रूप से ट्रायल लेने में सक्षम है। खरीदारों का समाजीकरण देखें तो खरीदारों के बीच सहज संपर्क उनकी मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और आचरण की मानसिकता को प्रभावित करता है। तात्पर्य यह है कि यूजर्स जैसे कि खरीदार जो होते हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपस में चैट आदि के माध्यम से उत्पाद बेहतर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा देखें तो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड ऑफ माउथ भी इसमें है। उत्पाद के बारे में ग्राहक को रिव्यू उपभोक्ताओं को उन उत्पादों की खरीद से संबंधित निर्णयों में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये रिव्यू भी इसमें काम करते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया से प्रभावित होकर खरीदारी करने से जुड़ी चिंताएं क्या हैं। बिना सोचे समझे खरीदारी संबंधी व्यवहार, लक्षित विज्ञापन हो सकते हैं। इसके अलावा ऋण और वित्तीय तनाव का बढ़ना यहाँ पर इसमें देखा जा सकता है। अत्यधिक उपभोक्तावाद के कारण पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। उपभोक्ता प्रोफाइलिंग के जरिए निजता का उल्लंघन शामिल है। आगे की राह इसमें क्या हो सकती हैं, तो पारदर्शिता, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स द्वारा कंटेंट क्यूरेशन, मॉडरेशन, एल्गोरिथम पर स्पष्ट जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। एंटी ट्रस्ट नियमों को मजबूत करना चाहिए। इन्हें प्लेटफॉर्म्स, प्रोवाइडर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स दोनों के लिए मजबूत बनाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स द्वारा भौतिक हितों का खुलासा। जनवरी 2023 में उपभोक्ता मामले के विभाग ने प्रसिद्ध हस्तियों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए विज्ञापन संबंधी मार्गदर्शी दिशा निर्देश जारी किए थे। अगली खबर की ओर बढ़ जाते हैं। तो वो अगली खबर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2023 जारी की हैं। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो मुख्यालय है वो दक्षिण अफ्रीकी देश कीनिया की राजधानी नैरोबी में है। ठीक है, कीनिया दक्षिण अफ्रीका में पूर्वी तट पर स्थित एक देश है। ध्यान दीजिएगा, 2023 की रिपोर्ट उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट यानी कि इमिशन गैप रिपोर्ट का 14वां संस्करण है। ये रिपोर्ट वैश्विक ताप वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के वैश्विक प्रयासों की सफलता का आकलन करती हैं। ध्यान दीजिएगा, ये रिपोर्ट वैश्विक ताप वृद्धि में 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के जो वैश्विक प्रयास है उनकी सफलता का आकलन करती हैं। उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट का 14वां संस्करण 2023। ध्यान दीजिएगा, उल्लेखनीय है कि 2 डिग्री और 1.5 डिग्री सेल्सियस संबंधी सीमाएं पेरिस जलवायु समझौते परिवर्तन समझौते से निर्धारित की गई हैं। रिपोर्ट के अनुसार उत्सर्जन अंतराल यानी कि इमिशन गैप जो हैं वो निम्नलिखित के बीच अंतर हैं। रिपोर्ट के अनुसार उत्सर्जन अंतराल निम्नलिखित के बीच अंतर हैं। अपडेटेड NDC यानी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान। ठीक है, नेशनल डिटरमाइंड कॉरपोरेशन को पूरी तरह से अमल में लाने वाला वैश्विक ग्रीन हाउस गैस का यानी GHG का अनुमानित उत्सर्जन। पेरिस समझौते के तहत तापमान वृद्धि को सीमित रखने के दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उत्सर्जन में कटौती हेतु किए जाने वाले उपाय। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। इस वर्ष 86 दिन ऐसे थे जिनमें तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक दर्ज किया गया। 2021 से 2022 तक वैश्विक GHG उत्सर्जन में 1.2% की वृद्धि हुई थी। इस वृद्धि में जीवाश्म ईंधनों का दहन औद्योगिक गतिविधियां मुख्य रूप से जिम्मेदार थीं। वर्तमान और विगत उत्सर्जन में अति संपन्न लोगों का योगदान। वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक आय
वाली 10% आबादी 48% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। वर्तमान और विगत उत्सर्जन से अधिक संपन्न लोगों का योगदान ज़्यादा है। अति संपन्न लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान है। यदि मौजूदा नीतियाँ और उपाय जारी रहते हैं तो वैश्विक ताप वृद्धि को 3 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जा सकता है, यदि पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन समझौते में निर्धारित सीमा से अधिक हैं। ठीक है, भारत में रिपोर्ट में भारत से संबंधित तथ्य क्या दिए हैं। 2022 में G20 के सभी सदस्यों में कुल GHG उत्सर्जन में औसतन 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें चीन, भारत, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्सर्जन में वृद्धि दर्ज की थी, जबकि ब्राज़ील, यूरोपीय संघ और रूस ने अपने उत्सर्जन में कमी की थी। भारत ने आज तक हुई वैश्विक ताप वृद्धि में केवल 5% का ही योगदान दिया है। भारत में वर्तमान नीतियाँ और NDC यानी नेशनल डिटरमाइंड कोऑपरेशन संकल्पों के बीच 8% का कार्यान्वयन अंतराल यानी कि इम्प्लीमेंटेशन गैप है। कार्यान्वयन अंतराल क्या होता है? वर्तमान नीतियों के तहत अनुमानित उत्सर्जन और NDC को पूरी तरह से हम लागू करने के बाद अनुमानित बीच का अंतर जो है वो ये कहलाता है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात करें तो इसकी उत्पत्ति 1972 में की गई थी और इसकी उत्पत्ति 1972 में हुई थी। इसका गठन मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के तुरंत बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की एक संकल्प के तहत की गई थी। जैसा कि मैंने बताया, इसका जो मुख्यालय है वो नैरोबी में है। उद्देश्य क्या है इसका? UNEP का संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का उद्देश्य है जलवायु स्थिरता को बढ़ावा देना, प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने, प्रदूषण मुक्त भविष्य के लिए निर्माण में मनुष्यों की मदद करना। ये सभी उद्देश्य सतत विकास एजेंडा 2030 के अनुरूप हैं। सतत विकास एजेंडा 2030 के अनुसार। इसके अलावा देखें संरचना की तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा इस संगठन का शासी निकाय है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य इसके सदस्य हैं। इस तरह यह सार्वभौमिक सदस्यता वाला संगठन है। यह संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का हिस्सा है। यूनाइटेड नेशंस जो सचिवालय है उसका ये हिस्सा है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रति उत्तरदायी हैं। UNEP द्वारा जारी अन्य रिपोर्ट्स अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, एनवायरनमेंट रूल ऑफ लॉ रिपोर्ट। ठीक है, इसके अलावा उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट जैसा कि बताया कि इसने जारी की है। तो देखिए, उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट, अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, एनवायरनमेंट रूल ऑफ लॉ रिपोर्ट। अब हम बढ़ जाते हैं अन्य सुर्खियों की तरफ। तो अन्य सुर्खियों में पहली है माँ दिली चक्रवात। क्या है माँ दिली चक्रवात? ध्यान दीजिएगा। माँ दिली चक्रवात, भारत मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने चक्रवाती तूफान माँ दिली नहीं मिथिली है, मिथिली को लेकर एक अपडेट जारी किया है। इसके अनुसार ये तूफान बांग्लादेश के तट को पार करने के बाद कमज़ोर होकर अवदाब यानी डिप्रेशन और फिर अवदाब में बदल जाएगा। ठीक है, गहन अवदाब और फिर अवदाब में बदल जाएगा। बहुत ही निम्न दाब वाले क्षेत्र के चारों ओर उच्च वेग युक्त पवनें कुंडली के रूप में घूमती रहेंगी। मौसम की इस स्थिति को चक्रवाती तूफान कहते हैं। इस दौरान सतह पर वायु की अधिकतम औसत गति 34 से 47 मील समुद्री मील जो हैं के बीच होती हैं। 34 से 47 समुद्री मील यानी कि 62 से 88 किलोमीटर प्रति घंटा की गति। गहन अवदाब क्या होता है? इस स्थिति में वायु की निरंतर अधिकतम गति 28 से 30 समुद्री मील यानी 50 से 61 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच रहती हैं। अवदाब क्या है? एक चक्रवाती विक्षोभ होता है। इसमें सतह पर वायु की अधिकतम गति 17 से 33 यानी कि 31 से 61 जो है किलोमीटर प्रति घंटा के बीच रहती हैं। अब ध्यान देंगे, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS क्या है? ध्यान दीजिएगा। भारत की राष्ट्रपति ने ओडिशा में EMRS, भारत के राष्ट्रपति जो हैं उन्होंने ओडिशा में EMRS का उद्घाटन किया है। भारत के राष्ट्रपति ने किया है। ये जो हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। EMRS की शुरुआत 1997-98 में हुई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य दूर दराज के इलाकों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों ST के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। इससे ये छात्र उच्च एवं व्यावसायिक शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में अवसरों का लाभ उठाने और अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
प्रत्येक EMRS स्कूल में 480 से छात्र नामांकित हो सकते हैं। ये स्कूल जो है 6ठी से 12वीं तक के छात्रों के लिए होंगी। EMRS संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत प्रदत्त अनुदान से राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित किए जाएंगे। अनुच्छेद 275 के तहत एकलव्य मॉडल एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, ठीक है। एक अनुच्छेद 275(1) इसके अलावा देखें तो केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय इसका जो है नोडल मंत्रालय है, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय। EMRS की स्थापना के लिए न्यूनतम 15 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। अगली खबर की बात करें तो वो है बाल अधिकारों पर घोषणा पत्र। क्या है बाल अधिकारों पर घोषणा पत्र, समझिएगा। हर साल 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है, 20 नवंबर को, ठीक है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देना और बच्चों के कल्याण में सुधार करना है। संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने महासभा ने 20 नवंबर 1959 को बाल अधिकारों पर घोषणा पत्र और 20 नवंबर 1989 को बाल अधिकारों पर अभिसमय को अपनाया था। तो इसलिए विश्व स्तर पर 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। 20 नवंबर 1959 को बनाया था बाल अधिकारों पर घोषणा पत्र, मतलब घोषणा पत्र जारी किया था। और इसके अलावा 20 नवंबर 1989 में 59 में तो इन्होंने घोषणा पत्र अपनाया था बाल अधिकारों का, और 1989 में 59 में तो ये हुआ था, और 89 में अधिकारों पर अभिसमय कन्वेंशन को अपनाया था। देखें तो घोषणा पत्र के अंतर्गत बच्चे के अधिकारों की 10 सिद्धांतों के तहत मान्यता दी गई हैं। इनके कुछ निम्नलिखित जैसे नामकरण और राष्ट्रीयता का अधिकार, इसके अलावा पर्याप्त पोषण, आवास, चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने के अधिकार, सभी परिस्थितियों में सबसे पहले राहत पाने वालों में शामिल होने का अधिकार। अगला है एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, AESI। हाल ही में AESI की स्थापना उपलब्धियों के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। इस उपलक्ष्य में 2047 में एरोस्पेस और विमानन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। AESI यानी कि एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने वैमानिकी एरोस्पेस विमानन के क्षेत्र में एक प्रमुख पेशेवर के निकाय के रूप में अपना विकास किया है। यह असैन्य और सैन्य विमानन से जुड़े सभी पहलुओं को पेशेवरों के मध्य तथा साथ ही विनिर्माण, प्रशिक्षण, रखरखाव एजेंसियों के मध्य बीच अंतःक्रिया की सुविधा प्रदान करता है। इसका उद्घाटन 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। वे इस सोसाइटी के मुख्य संरक्षक यानी पैट्रन इन चीफ थे। यह AICTE यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन IIT आदि से संबंधित संस्थान है। अगली खबर की बात करें तो वो है नाइट्रोजन 9। क्या है नाइट्रोजन 9? वैज्ञानिकों ने हाल ही में नाइट्रोजन 9 के केंद्र की खोज की है। इसमें 7 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हैं। इसमें असामान्य रूप से उच्च प्रोटॉन न्यूट्रॉन अनुपात पाया जाता है। असामान्य रूप से उच्च अनुपात है, देख लो, ये 7 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है। नाइट्रोजन 9 की केंद्र की खोज हुई है। असामान्यता का इस समस्थानिक आइसोटोप की स्थिरता पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इससे इसकी क्षय प्रक्रिया के साथ इसका समग्र व्यवहार भी प्रभावित होता है। केवल 1 नैनोसेकंड के 1 अरबवें हिस्से की अवधि तक ही मौजूद रहता है। 1 नैनोसेकंड के 1 अरबवें हिस्से 1 नैनोसेकंड के 1 अरबवें हिस्से की अधिकतम अवधि तक ही मौजूद रहता है। नाइट्रोजन 9 नाइट्रोजन का एक समस्थानिक है। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती हैं लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। प्रोटॉन का मतलब क्या है? नाभिक में जो इतने प्रोटॉन होते हैं वो उसी का प्रमाण होता है। जैसे 7 प्रोटॉन है तो वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन 7 प्रोटॉन तो पक्का है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। वैज्ञानिकों के विश्वास है कि इस खोज से परमाणु सिद्धांत, क्वांटम मैकेनिक्स से संबंधित हमारी वर्तमान समझ को और आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। अगली जो खबर है वो है जामदानी साड़ी। जामदानी साड़ी क्या है? नई दिल्ली में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF, ठीक है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले। तो
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के 42वें संस्करण का आयोजन शुरू हो गया है। इस मेले में जामदानी साड़ी का प्रदर्शन किया गया है। IITF यानी कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले यानी इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो है उसके संस्करण का थीम है वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाय ट्रेड। जामदानी फारसी मूल की एक चमकीले पैटर्न वाला महीन सूती वस्त्र है। इसकी बुनाई हथकरघे पर की जाती है। पारंपरिक रूप से ढाका बांग्लादेश के आसपास के शिल्पकार और प्रशिक्षु इसकी बुनाई करते हैं। बुनाई की इस तकनीक का उद्भव बंगाल से माना जाता है। हथकरघा बुनाई इस तकनीक में साड़ी को आगे और पीछे की एक तरफ रूपांकन होता है। यह हाथ से बुना हुआ वस्त्र इसे मलमल के नाम से भी जाना जाता है। उप्पड़ा जामदानी साड़ी आंध्र प्रदेश GI टैग भौगोलिक संकेतक रजिस्टर ग्रुप में तहत पंजीकृत GI उत्पाद भी हैं। आंध्र प्रदेश का उप्पड़ा जामदानी साड़ी GI टैग मिला हुआ है इसको, उप्पड़ा जामदानी साड़ी, ठीक है। इसे मलमल के नाम से भी जाना जाता है। उद्भव बंगाल से माना जाता है। साड़ी का नाम है जामदानी साड़ी और उप्पड़ा जामदानी साड़ी जो है उसको आंध्र प्रदेश में आंध्रा में GI टैग मिला हुआ है। ये इसका चित्र है। अगली खबर देखें तो वो है ई प्राइम परत। क्या है ई प्राइम परत? ध्यान दीजिएगा। अध्ययन के अनुसार पृथ्वी के कोर के सबसे बाहरी हिस्से में ई प्राइम लेयर नामक एक नई परत का निर्माण हुआ है। इस परत का निर्माण सतही जल के पृथ्वी के आंतरिक भाग में बहुत गहराई तक प्रवेश करने के परिणाम स्वरूप हुआ है, ठीक है। ये कोर के सबसे बाहरी हिस्से अर्थात धात्विक तरल मेटेलिक लिक्विड की संरचना में बदलाव कर रहा है। इस नवीनतम शोध से पता लगा कि सतही जल का वहन करने वाली विवर्तनिक प्लेटों ने अरबों वर्षों से इस जल के कुछ हिस्से को पृथ्वी की गहराई तक पहुंचा दिया है। इससे बाहरी कोर पर हाइड्रोजन समृद्ध व सिलिकॉन रहित परत का निर्माण हुआ है, ठीक है। यह खोज पृथ्वी की आंतरिक संरचना गतिविधियों के बारे में हमारी समझ को बढ़ाती हैं। ये है अर्थ्स लेयर्स। सबसे इंटरनल कोर जो होती हैं वो सॉलिड होती हैं, ठीक है। उसके बाद बाहरी कोर जो है लिक्विड होती हैं, फिर मेंटल होता है और फिर क्रस्ट होता है, ठीक है। इनर कोर जिसको हम कहते हैं वो सॉलिड होती हैं, आउटर कोर लिक्विड होती हैं, मेंटल होता है और फिर क्रस्ट होती हैं। अगली खबर जो है वो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ठीक है। इंडियन फिल्म फेयर, इंटरनेशनल फिल्म फेयर ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल फिल्म फेयर ऑफ इंडिया IFFI यानी इंटरनेशनल फिल्म फेयर ऑफ इंडिया के 54वें संस्करण का आयोजन गोवा के पणजी में शुरू हो गया है। गोवा प्रथम IFFI का आयोजन 1952 में हुआ था। ये फिल्म निर्माताओं, फिल्म उद्योग के पेशेवरों को दुनिया भर के सिनेमा तक पहुंच के लिए एकल मंच प्रदान करता है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC, एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा ESG संयुक्त रूप से प्रतिवर्ष इसका आयोजन करती हैं। NFDC भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 2004 के बाद से IFFI का स्थायी आयोजन स्थल गोवा बन गया है, ठीक है। अगली खबर की बात करें तो वो है सुर्खियों में रहे स्थल अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना क्यों सुर्खियों में है? अर्जेंटीना जो है जैसा कि आप जानते हैं ये दक्षिणी अमेरिका के निचले भागों में विद्यमान है। चिली के जस्ट बॉर्डर टच करता है इधर, और चिली के बाद पराग्वे और उरुग्वे से भी इसका बॉर्डर टच होता है। लेकिन पराग्वे और उरुग्वे के आपसी बॉर्डर टच ना हो इसकी वजह से बीच में आ जाता है, और ब्राज़ील से भी इसकी सीमा लगती हैं, ठीक है। पराग्वे, उरुग्वे, बोलीविया से भी इसकी सीमा लगती हैं और चिली से भी, ठीक है। इसकी सीमा किस किस से लगती है बता देता हूँ मैं। ये सुर्खियों में इसलिए हैं क्योंकि जेवियर माइली ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के चुनाव में जीत प्राप्त कर ली हैं। जेवियर माइली जो है अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में जीते हैं, जेवियर माइली। भौगोलिक सीमाएं देखें, दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग में स्थित हैं। इसकी सीमाएं दक्षिण और पश्चिम से जो हैं चाहे चिली से लगती हैं। उत्तर में बोलीविया, पराग्वे और पूर्व में ब्राज़ील, उरुग्वे और अटलांटिक सागर से लगती हैं। भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो उत्तर में पंपास से समृद्ध पंपास मैदान यहाँ है। इसके अलावा जैसा कि बताया मैंने दक्षिण में पैटागोनिया का लगभग सपाट से लेकर ढालदार पठार, और पश्चिम से दुर्गम एंडीज पर्वतमाला हैं।
उच्चतम बिंदु इसका है सेरो एकांकागुआ एकांकागुआ इसका उच्चतम बिंदु है। और इसकी नदियां देखें तो पराना, पराग्वे, उरुग्वे, ये इसकी नदियां हैं। अर्जेंटीना सुर्खियों में, इस बात का ध्यान दीजिएगा।